प्रधानमंत्री का आपने पूरा बयान सुना जो आज छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में उन्होंने दिया है। उन्होंने कई बातें कही हैं कि ना नेता तय है, ना नेतृत्व तय है, और ये लोग जो मिले हुए हैं ये भारत की संस्कृति को, भारत के सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। अभिषेक, कि प्रधानमंत्री जी हो या उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो, अगर उनके हिसाब से जो हमारा इंडिया गठबंधन है उसमें दम ही नहीं है तो भाई इतनी तवज्जो क्यों देते हैं? अपने पूरे भाषण का अधिकांश हिस्सा हम पर क्यों केंद्रित रखते हैं? अच्छा तो तब लगता है जब प्रधानमंत्री जी देश से जुड़े बुनियादी मुद्दों की चर्चा कर रहे होते। अच्छा तो तब लगता जब कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में उनका अभिनंदन समारोह हो रहा था, उन पर फूल बरसाए जा रहे थे, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में हमारे सेना के अफसर शहीद हो जाते हैं। अगर कार्यक्रम को स्थगित कर देते प्रधानमंत्री जी तब हम समझते कि वो संवेदनशील है कि भारत के संविधान ने हर जाति धर्म के नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं और हम लोग उस विचारधारा के लोग हैं जहां हम हर जाति धर्म का सम्मान करते हैं। हम सनातन को मानने वाले लोग हैं। किसी भी ऐसे बयान का समर्थन नहीं हो सकता है जो किसी धर्म के विरुद्ध हो, और यही बात सभी पार्टियों ने कही भी है। अब भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया है। ये कब से फर्जी सनातन के सपोर्टर होने लग गए? इन लोगों ने जितने मंदिर तोड़े हैं पूरे देश में, शायद ही किसी पार्टी ने तोड़वाए होंगे जिनकी भी सत्ता रही होगी। और दूसरी तरफ ये तो ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने सनातन संस्कृति को, हिंदू धर्म को बदनाम किया है, कट्टर बनाने की कोशिश की है, कट्टर प्रेजेंट करने की कोशिश की है। जबकि हमारी सनातन संस्कृति, हमारा हिंदू धर्म हमें समरसता का भाव सिखाता है, सर्वधर्म समभाव का भाव सिखाता है, एक दूसरे का सम्मान करना सिखाता है और बहुत सौम्य है। तभी तो भारत जैसा देश जहां सभी जाति पंथ के लोग रहते हैं। लेकिन इन लोगों ने धर्म के नाम पर हमेशा ओछी राजनीति की है। ये अपनी बातें तो कह नहीं सकते हैं, और जब लगता है कि फंस रहे हैं तो घमंडिया गठबंधन कैसे बैकफायर हुआ था जब इंडिया का नाम जोड़ दिया था इंडियन मुजाहिदीन से और ईस्ट इंडिया कंपनी से। भूल गए थे कि मेक इन इंडिया शाइनिंग इन इंडिया भी कुछ होता है। तो जब बैकफायर होता है तब ये लोग स्ट्रैटेजी बदलते हैं, लेकिन ये देश की जनता के दिलों में चोट कर गया है और लाख कोशिश कर ले कुछ होने नहीं वाला है। इसलिए का पूरा भाषण है वो केंद्रित होता है हमारे गठबंधन पर। आपको चिंता क्यों है भाई? आपकी तरफ, आपके गठबंधन की तरफ से आप नेता है ना, लड़के देख लीजिए चुनाव। ठीक है। आपको नेता, नीति और नियत पर शक है, देश की जनता मोहर लगा देगी। चलिए अभिषेक जी, दो बयान है। चूंकि हमारा जो टॉपिक था वो था इंडिया वर्सेस एनडीए, बात इधर उधर की हो गई। अभिषेक, दो सवाल मेरे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जेडीयू 5 सीट से ज्यादा नहीं जीतेगी। आज जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोनों बयानों पे जवाब दीजिए अभिषेक। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि जैसे पिछली बार प्रशांत किशोर जी बोरिया बिस्तरा समेट कर दिल्ली या पता नहीं कहां भाग गए थे, इस बार भी घूमने के बाद जब जेडीयू और आरजेडी और हमारा जो पूरा महागठबंधन इंडिया अलायंस का कुनबा है जीतेगा, तब भी ये बोरिया बिस्तरा समेट कर भाग जाएंगे। ये उनकी भविष्यवाणी का जवाब है। और जीतन राम मांझी जी का क्या कहना है? यही जीतन राम मांझी जी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, और यही भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम को बदलकर जीतन राक्षस मांझी कर दिया था। इनके विधायक है हरिभूषण बचौर, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि राम के अस्तित्व पर सवाल अगर जीतन राम मांझी उठाते हैं, उनको अपना नाम बदलकर जीतन राक्षस मांझी रख देना चाहिए। अब जीतन राम मांझी जी कॉम्प्रोमाइज करके वहां चले गए हैं तो उन पर क्या कहना है? देखिए, हम एक व्यापक चर्चा कर रहे हैं राजेश जी। चीन की बात हो रही थी, हमारे जवानों के मनोबल की बात हो रही थी। सेना का मसला राजनीति से इतर होता है। हम मानते हैं कि सेना के शौर्य और पराक्रम पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। सेना का शौर्य और पराक्रम जो होता है वो हर देशवासी का गौरव है। आप जाकर लद्दाख में सर्वे कर लीजिए या चीन से लगी जो सीमा है वहां सर्वे कर लीजिए। हमारी इतनी जमीन कब्जा हो चुकी है और वस्तु स्थिति क्या है ये पार्लियामेंट में बताने को तैयार नहीं। हमारी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की स्थिति क्या है उस पर ये नहीं बोल पाते हैं। चूंकि ये पहली ऐसी सरकार है, पहली ऐसी पार्टी है जिसने सेना के मुद्दे पर भी इतनी ओछी और घटिया राजनीति की है। अरे आपने कैसे बढ़ा दिया सेना का मनोबल? आपने अग्निवीर योजना ला दी। अगर वो लोग शहीद होते हैं अनुकंपा के आधार पर, नौकरी उनके परिवार। चलिए आखिरी बात, एजाज जी।